कल प्रयोगशालाओं को 42,892 सैंपल्स RT-PCR टेस्ट के लिए भेजे गए थे। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 3,052 पूल लगे, जिसमें 353 में पॉजिटिविटी आई, और 10-10 सैंपल के 192 पूल लगे, जिनमें 13 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए हैं, उनमें से अब तक हम 10,17,484 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। और ई-संजीवनी के प्लेटफॉर्म का लगातार प्रदेशवासी उपयोग कर रहे हैं, और ये बड़े उत्साहजनक है कि आप इससे घर बैठे डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर पाते हैं। आपको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, कोई कंप्यूटर है, तो आप अपने घर से ही ई-संजीवनी के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उनसे वीडियो के माध्यम से बातचीत होती है, और वो आपको आपकी बात सुनने के बाद परामर्श देते हैं, और साथ ही साथ आपको वो दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कल 1,978 लोगों ने ई-संजीवनी पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया, और अब तक 57,189 लोग इस संक्रमण के काल में घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर चुके हैं। आप भी अपने घर बैठे डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 85,904 इलाकों में 3,11,589 टीम दिवस के माध्यम से 2,10,52,372 घरों का सर्वेलेंस का कार्य अभी तक किया गया है, जिसमें 10,54,19,256 लोग रहते हैं। जो कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 57,598, इनमें से 29,588 इस समय होम आइसोलेशन में है। अर्थात अब ये आंकड़ा 50% से भी अधिक हो गया है। लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,11,453 लोग होम आइसोलेशन में गए हैं, और उनमें से 81,865 के होम आइसोलेशन की अवधि कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2,558 लोगों के द्वारा अपना इलाज करवाया जा रहा है भुगतान के आधार पर, और सेमी पेड कैटेगरी के जो फैसिलिटी है, जहां होटल्स में इलाज होता है और सरकारी चिकित्सक आपका इलाज करते हैं, वहां पर इस समय 255 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि प्रदेश में उनके द्वारा जो फीस ली जा सकती है, उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित है। वो जो डॉक्टर विनोद पॉल की कमेटी थी, जो उन्होंने संस्तुतियाँ की थी, उनके आधार पर ये निर्धारित की गई है, और उसमें कभी कभी भ्रम की स्थिति हो रही थी, तो उसको आज पुनः हम लोग एक नए शासनादेश के द्वारा पुनः स्पष्ट कर देंगे। जो वो पैकेज है, उस कमेटी की जो संस्तुतियाँ हैं, जो पैकेज निर्धारित किया गया है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। केवल अगर कोई ऐसी दवाएं जो प्रयोगात्मक हैं, जैसे रेमडेसिविर है, या कोई अगर टॉसिलिजुमैब इस्तेमाल कर रहा है, उनका खर्च अलग से लिया जा सकता है। अन्यथा जो कुछ भी और है, अगर टेस्टिंग में भी एक IL-6 टेस्ट होता है, उसका पैसा अलग से लिया जा सकता है। बाकी सारी टेस्टिंग, अगर वो व्यक्ति को मॉर्बिड भी है, डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, जो उसके मैनेजमेंट में भी जो खर्च आएगा, वो सब उस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो मेरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनसे भी इस माध्यम से अनुरोध है कि जो दरें निर्धारित की गई हैं, कृपया करके आप लोगों से वही चार्ज करें। उससे अधिक चार्ज करने पर आप एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई की जा सकती है। एक जो बात मुझे आपसे आज करनी है, वो बच्चों के इम्यूनाइजेशन के बारे में। जो बच्चों का टीकाकरण होता है, कोविड-19 के समय में थोड़ी सी ये जो प्रक्रिया थी, थोड़ा उसमें व्यवधान हुआ था, और जब हम लोगों ने आंकड़ों को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि कुछ बच्चे टीकाकरण से छूट गए होंगे। लॉकडाउन जब शुरू में था, उस समय जो बच्चे थे, उस समय सारी गतिविधियां नहीं हो पा रही थी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपने बच्चों के टीकाकरण का आप पूरा ध्यान रखिए।
सभी पीएचसी सीएचसी काम कर रहे हैं, सब खुले हुए हैं। और जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है वो भी अब कार्यरत है। हर बुधवार को और शनिवार को जो एएनएम्स की टीम है वो गांव में जाती हैं और टीकाकरण करती है। अगर किसी कारण से आपके बच्चे का टीकाकरण अगर छूट गया हो तो आप अपने बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाइए, अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर करवाएं। ये बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उस भविष्य को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि बच्चों का टीकाकरण अवश्य हो। और टीकाकरण के माध्यम से बच्चे भविष्य में कई प्रकार की बीमारियों से बचते हैं। जैसे टीबी है, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आजकल पेंटावेलेंट वैक्सीन लगती है, उसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा बी, इन सब का उसमें टीका लग जाता है। तो ये बच्चे, जब बच्चों में टीकाकरण हो जाता है, पोलियो का टीका भी लगता है और भी टीके लगते हैं, मीजल्स का टीका लगता है जिसको खसरा भी कहते हैं। तो जब बच्चों को टीका लग जाता है तो बाद में ये बीमारियां बच्चों को नहीं होती हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। तो जो भी अभिभावक हैं, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं और समय से करवाएं। अगर मान लीजिए किसी कारण से टीम आपके वहाँ नहीं पहुँच पाई है, आपके गांव में आपके बच्चे का टीकाकरण थोड़ा पीछे हो गया है, तत्काल अपने बच्चे को लेकर के प्राइमरी हेल्थ केयर जाइए, हेल्थ सेंटर जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाइए, बच्चे का टीकाकरण करवाइए। जो VHND होता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, उस दिन अपने बच्चे का टीकाकरण करवाइए। टीकाकरण का जो चार्ट होता है, जो उसकी एक पुस्तिका होती है, वो आपको दी जाती है, उसको अपने पास रखें और उसमें पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ होता है कि बच्चों को टीका कब कब लगाया जाता है। जन्म के समय टीका लगता है, 6ठे सप्ताह में लगता है, 10वें सप्ताह में लगता है, 14वें सप्ताह में लगता है, 9वें महीने लगता है और फिर बाद में 1.5 साल में लगता है। तो जब जब जो टीकाकरण होना है, बच्चों का टीकाकरण न छूटे। कोविड का संक्रमण चल रहा है, लेकिन इसके लिए टीकाकरण की पूरी व्यवस्था की गई है और जो उसमें दवाइयाँ चाहिए वो सब उपलब्ध है। तो आप अपने बच्चों का टीकाकरण सावधानीपूर्वक ले जा करके जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चों को बाद में अगर टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो ये सब जो बीमारियां मैंने बताई, ये जब वो बड़े होंगे तो उनको बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर बच्चों को तकलीफ होगी। तो इसलिए उनका टीकाकरण बिल्कुल न छूटे, ये ध्यान देना हम सबों का कर्तव्य है, हम सबों का दायित्व है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया कि इस समय 2558 लोग इलाज करवा रहे हैं। सेमी पेड में 255 लोग हैं। जो सर्जरीज़ को हम मॉनिटर करते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी टीकाकरण की बात की, ये नॉन कोविड केयर है। कोविड केयर के लिए तो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है ही है, L1, L2, L3 की, जिसमें कि 1,51,000 से अधिक बेड्स हैं। और अब तो जो क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, चाहे वो हाई फ्लो नेजल कैनुला हो, चाहे वेंटिलेटर्स हों, ऐसे बेड्स की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। तो वो व्यवस्था तो है ही है। और जांच की व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि हर एक दिन 1,40,000 के आसपास, 1.5 लाख के आसपास जांचें हो रही हैं और सारी जांचें निःशुल्क हैं। किसी को भी जरा सा भी लक्षण आए, जरा सा भी संदेह हो, तो हमारे हेल्पलाइन 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए, पूछिए। और अगर आपको लगे कि आपको लक्षण आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, लगातार खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, या आपके सूंघने की और चखने की, स्वाद और गंध की क्षमता में ह्रास हो रहा है, तो ये सब लक्षण हैं कोविड के, तो तत्काल अपना परीक्षण करवाइए, जांच करवाइए। घर में ना बैठिए। अगर उसको आप घर में बैठेंगे, छुपाएंगे, तो फिर बाद में जटिलताओं में पड़ेंगे। अगर आप तुरंत अपनी जांच करवाएंगे और जांच में अगर संक्रमण आ भी गया तो तत्काल अपना इलाज करवाएंगे, तो आप उपचारित होकर 10-12 दिन में अपने घर वापस स्वस्थ होकर चले जाएंगे। अगर आप उससे छुपाते हैं तो फिर जटिलताएं होती हैं, फिर बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। जटिलताएं अगर होती हैं तो आप अगर स्वस्थ भी हो जाते हैं तो बाद में भी उसमें कुछ ना कुछ आपको परेशानी स्वास्थ्य की हो सकती है। इसलिए अच्छा है कि हम तत्काल, जैसे ही लक्षण आए, तत्काल अपना हम इलाज करवा लें और इलाज करवा के स्वस्थ होकर बिल्कुल हम अपने घर जाएं। तो इसके अतिरिक्त जो नॉन कोविड केयर है, उस पर भी लगातार
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग उसकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। 1 जून से 2 सितंबर के बीच पिछले वर्ष सरकारी अस्पतालों में 64,887 मेजर ऑपरेशंस हुए थे। और इस बार भी जब इतना कुछ महीने लॉकडाउन भी रहा, बाद में भी प्रतिबंध रहे, इस बार भी उस पीरियड में 64,887 के मुकाबले 43,960 मेजर ऑपरेशंस किए गए। तो जो भी जिला अस्पताल है, CHC है, वहाँ पर सब चल रहा है, सारा काम चल रहा है। अगर आपके कोई ऑपरेशन होना है, किसी प्रकार का हर्निया का है, आँख का है, सबका काम चल रहा है। चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त करिए, ये सब आपका अधिकार है। इसी प्रकार से माइनर ऑपरेशंस पिछले वर्ष 99,255 हुए थे। इसी अवधि में इस वर्ष 69,049 माइनर ऑपरेशंस हुए हैं। और विशेष करके मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि जो होम आइसोलेशन में अपना ध्यान रखें। होम आइसोलेशन में 50% से अधिक लोग हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। और ज़रा सा भी जब आपके पास टीम आती है तो आप ये सुनिश्चित करें कि वो आपके घर वालों के लिए भी दवा दें जो प्रोफाइलैक्टिक है, आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जो आपके लिए दवाएं हैं, वो सब दवाइयाँ आपके लिए वो दे दें 10 दिन के लिए। और आप अपना ध्यान रखिए, आपका कमरा अलग हो, शौचालय अलग हो, अपने पास आप थर्मामीटर रखिए, पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करिए। और जैसे ही वो 95 से कम हो, तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करिए, उसमें विलंब न करिए। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, और वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसको आप उंगली में लगाते हैं, जैसे ही लगाएंगे, जैसे थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर मालूम पड़ता है, वैसे ही वो मशीन लगाते ही तुरंत 30 सेकंड में आपको मालूम पड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन कितना है। और जैसे ही आपने देखा कि 95 से कम हुआ, तत्काल डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने हाथ को बार बार धोते रहिए, लोगों से दूर रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-11 की बैठक लोक भवन में ली। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, सावधानी बरतने के लिए, सर्वेलेंस के लिए, डोर टू डोर सर्वे के लिए, मेडिकल टेस्टिंग की कार्रवाई प्रभावी करने के लिए विशेष रूप से आज चर्चा की गई। राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था हो, उस पर डिटेल चर्चा हुई। कल आपके संज्ञान में है कि कानपुर और लखनऊ के बारे में विशेष रूप से निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, और इंक्रीमेंटल नहीं, लार्ज स्केल बेड्स को बढ़ाने का निर्देश उन्होंने लखनऊ कानपुर में कहा है। और ये भी कहा है कि यदि कहीं शिथिलता बढ़ती जाएगी तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि टेस्टिंग में विशेष रूप से बल दिया जाए। कानपुर नगर में और गोरखपुर में टेस्टिंग को और बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोरोना के संदर्भ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि घर पर होम आइसोलेशन में या उसके पहले ही अगर फीवर का किसी को भी जरा भी लक्षण है, जरा भी फीवर है, तुरंत अस्पताल में एडमिट होना आवश्यक है। आप कमांड कंट्रोल सेंटर फ़ोन करिए, एम्बुलेंस मंगाइए और देर नहीं करिए। यदि इसमें देर होगी, 2-3 दिन अगर बुखार के साथ व्यक्ति घर पर रहेगा तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। एकदम से जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो फिर ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है और बाद में समस्या भी क्रिएट कर सकता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि हर हालत में जहाँ भी होम आइसोलेशन में हो या यदि कोविड टेस्ट न भी हुआ और बुखार अगर हुआ तो तुरंत अस्पताल में एडमिट हो जानी चाहिए, उसमें लेश मात्र भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आज है, वो है ये कि अभी वित्त मंत्री जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर सुबह चर्चा की मीटिंग में कि प्रदेश सरकार के राजस्व में, रेवेन्यू कलेक्शन में वर्ष अगस्त 2020 वर्सेस वर्ष अगस्त 2019 में 603 करोड़ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, यानी 6.7% की वृद्धि हुई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संतोष व्यक्त किया गया
हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां जीएसटी और वैट में पिछले वर्ष की से अगर कंपेयर करें तो पिछले वर्ष 5126 करोड़ की जगह इस वर्ष अगस्त माह में 5329 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है। इसके अलावा अगर हम स्टैंप निबंधन में देखें, जिससे ये पता चले कि रियल एस्टेट की क्या एक्टिविटी है, तो 1310 करोड़ लास्ट ईयर के एवज में इस साल 1301 करोड़, यानी पिछले साल की जो खरीद फरोख्त की एक्टिविटी है, जो प्रॉपर्टी के बेचने और खरीदने की एक्टिविटी है, लगभग पिछले साल के बराबर चली गई है। यदि हम माइनिंग में देखें तो 109 करोड़ की जगह 171 करोड़, यानी लगभग 65% का इंक्रीज माइनिंग की एक्टिविटी में रेवेन्यू से हुआ है। तो माइनिंग एक्टिविटी में विशेष रूप से सुधार पिछले वर्ष से हुआ है। परिवहन में भी देखें, एक मानना यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेक्टर अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतना जंप नहीं आया है, लेकिन परिवहन सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश में 513 करोड़ लास्ट ईयर के एवज में 431 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 87% तक रेवेन्यू पिछले साल का आ गया है। तो ये सेक्टर भी अब बाउंस बैक कर रहा है, पिछले महीने से भी काफ़ी बढ़ोतरी में है, तो निश्चय ही इसका फर्क पड़ा है। आबकारी में भी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पिछले माह अगस्त में 9,545.21 करोड़ की जो उपलब्धि हुई है, पिछले वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में 8,942 करोड़ की उपलब्धि से जो 6.7% हाई है, ये विशेष संतोष का विषय है। प्रदेश की जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जो ग्रोथ है, टैक्स के बेसिस पर जो इनकम आई है, जो ग्रोथ हुई है, तो हम अपने प्रदेश में कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो निरंतर बल दे रहे हैं, चाहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, एक्सप्रेसवेज हो, बड़े मेडिकल कॉलेजेस हो। अभी जो है आज वो अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। कल उन्होंने सहारनपुर के विकास कार्यों की समीक्षा सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, विधायकों के साथ किया है। तो ऐसे में आज अयोध्या के विकास कार्यों के बारे में, अयोध्या मंडल के विकास कार्यों के बारे में समीक्षा करेंगे। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के मॉनिटरिंग, बड़े वर्क्स का प्रोजेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन की मॉनिटरिंग, इसके साथ साथ नए एरियाज़ को ओपन करना, कृषि के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से जो प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे में ये रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर संतोष व्यक्त किया है और वित्त मंत्री जी और पूरे इस रेवेन्यू कलेक्शन साइट को बधाई भी दी है कि ये एक अच्छी उपलब्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की कार्य संस्कृति को बेहतर करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपस्थिति की चेकिंग हो। सरकारी कार्यालयों में यह ना हो कि लोग अकारण गायब रहे। सरकारी कार्यालय अपना सरकारी कार्य पूरे मनोयोग से करें और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन से ज़्यादा पत्रावली लंबित न रहे। किसी पटल पर भी 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित न रखने का निर्देश उन्होंने दिया है और उसकी जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। समय से सरकारी कार्यालय में लोग उपस्थित हों, ये अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी चेक कर रहे हैं। मैं स्वयं भी आज अपने कार्यालयों का और कल भी अपने कार्यालयों की निरीक्षण किया है। तो निश्चित ही ये जो निरीक्षण किए जा रहे हैं, चेतावनी दी जा रही है, आगे अगर कहीं जवाबदेही फिक्स की जाएगी तो कार्यालयों की उपस्थिति बेहतर हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए कार्यालय में उपस्थिति रहे और पूरी सावधानी पूर्वक कार्य हो, ये विशेष रूप से उन्होंने निर्देश दिया है। विभागों में और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और समयबद्ध रूप से करने का भी और भारत सरकार की जो भर्ती परीक्षा है उनको भी सही रूप से संपादित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जेईई की परीक्षा भी जो है प्रदेश में सुव्यवस्थित रूप से आयोजित की जा रही है, कहीं भी किसी भी रूप में कोई कठिनाई न रहे, ये भी देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने निवेश पोर्टल जो है, निवेश मित्र पोर्टल को और प्रभावी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उसमें विशेषज्ञों की तैनाती का निर्देश दिया है। उद्योग बंधु के लिए आईआईडीसी महोदय और उनकी पूरी टीम को कहा है कि ऐसा इफेक्टिव उद्योग बंधु का कार्य हो जिससे इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आ जाए। प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। सिंगल विंडो का मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, कहीं किसी उद्योगपति को कहीं जाना ना पड़े। इन्वेस्ट यूपी के नई संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन का भी निर्देश दिया है। इस पर भी आज मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है। प्रदेश में एक और नया आंकड़ा ये आया है कि औद्योगिक गतिविधियां जो है, औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयां जो है, लगभग 98.5% जो है पूरी तरह से क्रियाशील हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी संतोष व्यक्त किया है। अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो, प्रभावी कार्रवाई हो और बुनकरों के समस्याओं का भी समयबद्ध निस्तारण हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। आज लगभग 10.5 लाख लोग पिछले 24 घंटे में रोडवेज के बसों से ट्रैवल किया है। सामान्यतः 14 से 15 लाख लोग रोडवेज की बसेस से ट्रैवल करते हैं। ऐसे में ये भी एक इंडिकेटर है कि लगभग 70% जो है रोडवेज के मूवमेंट से ही पता लग जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल पर है और प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो है पूरा प्रयास कर रहा है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइवल के लिए कोविड के साथ साथ जहाँ नारा दिया है जान है और जहाँ भी उसका जो है पूरा अनुसरण प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। गृह भाग में कल मिलाकर कुल अब तक 2,14,993 FIR 188 की दर्ज की गई हैं। 4,11,000 लोगों को नामजद किया गया है। 70,605 वाहन सीज किए गए हैं। 73.71 करोड़ शमन शुल्क जमा हुआ है। 4,34,000 वाहन आवश्यक सेवाओं में लगाए गए हैं। 892 FIR EC एक्ट की दर्ज की गई हैं। 2,441 फेक न्यूज़ के मामले संज्ञान में आए हैं और 17,474 कंटेनमेंट जोन में 1,210 थानों में 15,27,000 मकानों में 88,42,000 लोगों का चिन्हांकन करके 42,903 जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं उनका जो है कंटेनमेंट जोन में रख के कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य है, दूध के संबंध में, फल सब्जी के संबंध में, प्रोविजन स्टोर के संबंध में, डिलीवरी के संबंध में, वो पूरा कार्य किया जा रहा है। जो कोविड कंट्रोल रूम है राज्य स्तर पर, राजस्व विभाग का, वो अपना काम पूरा कर रहा है। मैं पुनः 3 बिंदुओं पर आज बल देना चाहूँगा। एक तो प्रदेश का राजस्व अगस्त महीने का 2020 का पिछले वर्ष से लगभग 602-603 करोड़ ज़्यादा है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल का क्लियरली शो करता है। दूसरा, 98.5% उद्योग सामान्य हो गए, अपना कार्य कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिविटी दिखाता है। और तीसरा, लोगों के आवागमन में भी लगभग 70% जो है बसेस का मूवमेंट है, ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल पर है। प्रदेश के कोरोना के आंकड़े जो है देश में मच ऑन द लोअर साइड है। हमारे सभी आंकड़ों में हम पूरे देश में अग्रणी हैं, टेस्टिंग में हम अग्रणी हैं ही हैं। तो ऐसे में जो है प्रदेश कोरोना के प्रति जो है पूरी सावधानी बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल के लिए आगे बढ़ रहा है। इस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष संतोष व्यक्त किया गया है। उन्होंने जो सीरीज ऑफ मंडली बैठक शुरू की है, पूरे देश में ये पहला इंस्टेंस होगा कि कोरोना के रहते हुए भी मंडल वाइज समीक्षा विकास कार्यों की जा रही है। सहारनपुर मंडल की कल की गई थी, आज अयोध्या मंडल की बैठक होगी, कल चित्रकूट मंडल की बैठक होगी। इसी तरह समस्त 18 मंडलों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में करते हुए, सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए, सभी विभाग के और विकास से जुड़े हुए अधिकारियों को जोड़ते हुए
ये कार्य जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में विकास को बूस्ट करेगा और इसको भी पुश देगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो। प्रदेश का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव रहे, कहीं भी किसी रूप में कॉन्ट्रैक्शन ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।